Hello, very good morning, students. Again, yesterday we started equations of motion, first equation and second equation of motion. थर्ड वाला होमवर्क था, वो डिराइव करके स्टार्ट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे. Yes, students. So heading obviously was uniformly accelerated motion. This all equations of motion were for uniformly accelerated motion. Uniformly accelerated का मतलब था acceleration is constant. तो कल हमने एक्सेलरेशन को फिर पहले स्टेप में लिखा था dv/dt और उससे इंटीग्रेट करके एक फॉर्मूला बनाया था. दैट फॉर्मूला वाज v bar is equal to u bar प्लस a bar into t. ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने बोला था. यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब था एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था. सेकंड था एस बार इज इक्वल टू यू बार इंटू टी प्लस हाफ ए बार इंटू टी स्क्वायर. These two were derived by us yesterday systematically using integration one after the other. थर्ड के लिए मैंने जो आपको हिंट दी हुई थी उस हिसाब से यू कुड डू इट लाइक, मैंने एक हिंट दी थी कि वी बार डॉट वी बार लीजिए तो वी स्क्वायर आता है. तो वी बार डॉट वी बार लेना है स्टूडेंट्स, मतलब एक स्टेप ऐसे कर सकते हैं, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं. पहले इक्वेशन में वी बार का फॉर्मूला वी आर हैविंग. सो फर्स्ट इक्वेशन का वी बार का फॉर्मूला देखिए, यू बार
प्लस ए बार इंटू टी, यहाँ पे भी यू बार प्लस ए बार इंटू टी, बीच में क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है। v डॉट वी मतलब बीच में क्या लेना है, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है। अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो चार टर्म्स आ जाएगी। एक टर्म आ जाएगी u डॉट यू, एक टर्म आ जाएगी u डॉट ए इंटू टी, वो टर्म दो बार आएगी एक्चुअली, है ना, डॉट प्रोडक्ट पहले का दूसरे से, दूसरे का पहले से, द सेम थिंग। तो दो बार u डॉट ए मल्टीप्लाइड बाय टी ऐसा आएगा, प्लस ए डॉट ए मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? देखिए ये स्टेप तक क्लियर है। ये ट्वाइस क्यों आया समझा है ना, ये एक पहले का दूसरे से, दूसरे का पहले से, इसके लिए वो ट्वाइस आ रहा है। ठीक है, स्टेप तक क्लियर है। आगे देखें क्या करेंगे, u डॉट यू डॉट यू को वैसा ही रखा। क्या इनमें से कुछ कॉमन आ सकता है? क्या इनमें से कुछ कॉमन आ सकता है? बहुत कुछ कॉमन आ सकता है। सबसे पहले तो t कॉमन आ सकता है, t कॉमन आ सकता है, और डॉट ए बार कॉमन है दोनों में, डॉट ए बार कॉमन है दोनों में, तो बाद में मैं लिख रहा हूं डॉट ए बार, ध्यान से देखिए, डॉट ए बार दोनों टर्म में है, तो डॉट ए बार मैं बाद में लिख रहा हूं, तो किसके साथ डॉट प्रोडक्ट बचेगा, पहले इसमें देखिए, टू यू बार के साथ डॉट प्रोडक्ट बचेगा, टू यू बार के साथ, एंड सेकेंड टर्म में एक टाइम और ए बार और एक टाइम के साथ बचेगा। ठीक है ना, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मुझे एक और आइडिया आ रहा है, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं टी को कॉमन नहीं लूंगा, मैं टू को कॉमन लूंगा। स्टूडेंट्स देखिए, टू को कॉमन लेके फायदा क्या होगा आपको अभी पता चल जाएगा। टू को कॉमन ले रहा हूं और डॉट ए बार आखिरी में रख रहे हैं, डॉट ए बार आखिरी में रख रहे हैं, तो पहली टर्म में क्या बचा, यू बार टी बचा, और बिकॉज टू एक्स्ट्रा का कॉमन लिया तो सेकेंड टर्म में हाफ लेना पड़ेगा, तो हाफ ए बार टी स्क्वायर। ये टर्म्स, ये स्टेप सुपर इंपॉर्टेंट स्टेप है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। टू कॉमन लिया है और ब्रैकेट के बाद में डॉट ए बार ऐसा कॉमन लिया है, डॉट प्रोडक्ट विथ ए बार, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है ना, उसका उल्टा किया है, कि जो डॉट ए बार बाद में है वो दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जर्व कीजिए बराबर। अब अगर ये स्टेप तक आ गए तो ये टू क्यू कॉमनली आपको समझ रहा होगा अभी, क्योंकि ये जो हाफ ए टी स्क्वायर उसकी वजह से बना, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जैसा जो बना, यही तो चीज एस बार होती है यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यही चीज एस बार होती है यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। देयरफॉर कैन आई राइट, देयरफॉर v डॉट v इज इक्वल टू, v डॉट v इज इक्वल टू u डॉट u प्लस टू एस डॉट ए को ही हम ए डॉट एस भी लिख सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होती, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये बन गया अपना थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये बन गया अपना थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आप सोच रहे होंगे सर हमें स्कूल में जो था उसमें तो वी स्क्वायर था, तो हम तो जानते हैं ना, वेक्टर का खुद ही से डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या बनता है, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ही बनता है। तो इन इन अनदर वर्ड्स यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो टर्म है, ये जो पहली टर्म है लेफ्ट हैंड साइड की, वो वी स्क्वायर ही है, वो वी स्क्वायर ही है। तो इन अनदर वर्ड्स यू कैन से इट इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए डॉट एस, ए और एस वेक्टर्स है, ए एक्सेलरेशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बार डॉट एस बार। ये है वेक्टर फॉर्म, स्कूल में जो पढ़े थे वो स्केलर फॉर्म में पढ़े थे, अभी जो ये लिखा है ये वेक्टर फॉर्म में है।
जिन्होंने इस तरीके से नहीं किया था, यू हैव टाइम टू मेक अ नोट ऑफ इट। किसी ने कुछ और तरीके से भी किया होगा तो चलेगा, एक ही तरीका नहीं है, किसी और तरीके से भी आप ये इक्वेशंस डिराइव कर सकते हैं। But this one is an interesting one, using vectors and dot product. सिर्फ डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस शुड बी देयर ना। हाँ हाँ, आता ही है ना, डॉट प्रोडक्ट का आंसर लिखेंगे तो कॉस थीटा आएगा ही, बिल्कुल सही बात है। जहाँ भी डॉट प्रोडक्ट है उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉस थीटा आएगा ही। तो ट्वाइस ए कॉस थीटा ऐसा भी लिख सकते हैं, ए बार डॉट एस बार। स्कूल में जो था वो बचपना था अपने लिए। स्कूल में जो था वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए लेते थे, तो वहां पे कोई कॉस थीटा की टर्म नहीं आएगी, बट इन जनरल कॉस थीटा की टर्म आएगी, इसीलिए तो डॉट प्रोडक्ट लिख रहे हैं हम। डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे तो कॉस थीटा की टर्म भी आएगी ही आएगी। तो डन ना। अच्छा, अब एक छोटा सा सवाल मैं बाजू में आपको दे रहा हूँ। लेट अस सी हाउ मेनी ऑफ यू विल फाइंड इट्स आंसर। Small question here is, find formula for find formula for V bar average। V bar average, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला फाइंड कीजिए। फाइंड फॉर्मूला फॉर V bar average, दैट इज एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला फाइंड कीजिए। इस सिचुएशन, ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला फाइंड कीजिए, अगर ऐसा आपको पूछा तो क्या करेंगे? क्या होता है एवरेज वेलोसिटी इज, क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, करेक्ट। एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर है, दैट इज एस बार वेक्टर डिस्प्लेसमेंट है डिवाइडेड बाय टी अपना टाइम है। ओके, यस यस, दो स्टूडेंट्स ने फाइंड किया, अबोली एंड सुष्मिता हैज फाउंड द आंसर। इट्स वेरी करेक्ट। एस बार का फॉर्मूला बस हमें यूज करना है। एस बार का फॉर्मूला यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यू बार टी प्लस हाफ ए बार टी स्क्वायर, इसको होल थिंग डिवाइडेड बाय टी हो जाएगा,
तो टी टी कहाँ से कैंसिल हो रहा है, देखो पहली टर्म में से टी कैंसिल हो रहा है, तो यू बार बच रहा है, प्लस दूसरी टर्म में से एक टी कैंसिल होके एक टी बच रहा है. सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग. सही है, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग. लेकिन मैं इसको बॉक्स नहीं करूंगा, ये जवाब सही है स्टूडेंट्स, ये जवाब सही है, लेकिन इसको मैं बॉक्स नहीं करूंगा, इसको मैं और थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा. देखिए अगली स्टेप में, अगली स्टेप में देखिए मैं इसको और क्या चेंज करना चाहूंगा, क्योंकि इससे और एक प्यारा अच्छा सिंपलर फॉर्मूला बनेगा. ध्यान से देखिएगा, यू बार को एज इट इज लिख रहा हूं मैं, यू बार प्लस हाफ ए बार इंटू टी को क्या लिख सकता हूं, ए बार इंटू टी को मैं पहले इक्वेशन पर से कुछ लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, ए बार इंटू टी को पहले इक्वेशन पे से क्या लिख सकते हैं, परफेक्ट, वी बार माइनस यू बार ऐसा लिख सकते हैं, वी बार माइनस यू बार ऐसा लिख सकते हैं. अच्छा, टू को कॉमन ले ले डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर टू को कॉमन ले ले, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जैसा हो जाएगा, तो ये पहली टर्म आ जाएगी ट्वाइस यू बार प्लस ये बन जाएगा वी बार माइनस यू बार, वी बार माइनस यू बार. वाह, तो फॉर्मूला क्या बन रहा है, फाइनल फॉर्मूला इज, फाइनल फॉर्मूला इज v bar average is equal to, v bar average is equal to, देखिए क्या बन रहा है, बहुत प्यारा फॉर्मूला बन रहा है, बहुत मस्त फॉर्मूला बन रहा है. लिख रहे हैं सब लोग, साथ साथ में लिख लीजिए, u बार, एक u बार बचा प्लस एक v बार बचा डिवाइडेड बाय 2, ये बन गया फॉर्मूला, इसको हम करेंगे बॉक्स. आपको कल की एक नोट याद आ रही है स्टूडेंट्स, कल एक हमने नोट लिखी थी कल क्लास के स्टार्टिंग में, कि एवरेज वेलोसिटी जो होती है, एवरेज वेलोसिटी इन इंटरवल may not be equal to average of initial and final velocity. याद आ रही है वो नोट, may not be equal to average of initial and final velocity, है ना, ऐसा लिखा था, लेकिन यहां पे वो हो रहा है, इट इज इक्वल टू, देखो फॉर्मूला में फाइनली फाइनली पता चल रहा है कि यहां पे इट इज इक्वल टू, ऑलवेज इट इज नॉट इक्वल टू, इन जनरल वो हमेशा इक्वल होना जरूरी नहीं है, बट इस केस में यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में वो हो रहा है. लिखेंगे हम उसको, वर्ड्स में भी लिख लेंगे, इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, therefore here average velocity in interval, in interval 0 to t is same as, is same as average of initial, मतलब टाइम इज इक्वल टू 0, एंड फाइनल मतलब टाइम इज इक्वल टू टी वाली वेलोसिटीज, दैट इज यू बार और वी बार का ही एवरेज है, एवरेज वेलोसिटी ये यू बार और वी बार का ही एवरेज बन रही है. हर्षल इज आस्किंग से येलो पार्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन करो.
येलो वाले पार्ट में बेटा टाइम से डिवाइड जो हुआ है ना, तो दोनों टर्म्स को सेपरेट कर दिया है बस। पहले टर्म में से टाइम पूरा कैंसिल हो गया, दूसरे टर्म में से टाइम की एक टर्म कैंसिल हो गई। दैट्स इट। अरे टी स्क्वायर और टी में से एक टी कैंसिल होगा, एक टी बचेगा कि नहीं हाफ ए बार के साथ। यस। चलो अब ये क्वेश्चन करने का फायदा क्या हुआ, ये जो मैंने क्वेश्चन करा दिया और ये हमने थ्योरी लिख ली, इसका फायदा क्या है। इसका एक फायदा मैं आपको अगले पेज पे दिखाऊंगा। देखिए ये जो फॉर्मूला है इसको मैं एक और तरीके से, देखो ये तो हम जानते ही थे, ये तो डेफिनेशन ही थी एवरेज वेलोसिटी की। देखो मैं अभी जिसको डॉटेड कर रहा हूं ये तो हम जानते ही थे, ठीक है, ये तो हम जानते ही थे, ये तो डेफिनेशन ही थी एवरेज वेलोसिटी की, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करना है बराबर। अब मैं देखो अगले पेज पे क्या लिख रहा हूं, देयर फोर नाउ वी बार एवरेज जो है, वी बार एवरेज जो है इसको लिखते थे हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसको लिखते थे हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देयरफॉर दिस इज बाय डेफिनेशन ओनली, ठीक है, दिस इज बाय डेफिनेशन, ये तो डेफिनेशन ही हुआ करती थी एवरेज वेलोसिटी की। देयरफॉर कैन आई राइट डिस्प्लेसमेंट एज वी बार एवरेज इनटू टाइम, वी बार एवरेज इनटू टाइम, ठीक है। जस्ट मल्टीप्लाई कर दी टर्म, जो डिवीजन में थी उसका डिनोमिनेटर शिफ्ट कर दिया, तो वी बार एवरेज इनटू टाइम। और वी बार एवरेज का फॉर्मूला हमने अभी अभी निकाला हुआ है, वी बार एवरेज का फॉर्मूला हमने अभी अभी निकाला हुआ है। देयरफॉर एस बार को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, वी बार एवरेज का फॉर्मूला क्या आया हमारा, यू बार प्लस वी बार बाय टू इंटू टी, यू बार प्लस वी बार बाय टू इंटू टी। वाह, ये भी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का ही एक वर्जन है स्टूडेंट्स, प्लीज अंडरस्टैंड, ये भी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का ही एक वर्जन है, इसे भी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ही कहेंगे, ठीक है, उसी का एक वर्जन है। आपको चाहिए तो सर पहले तो अलग आया था, नहीं बेटा वेरीफाई कर लो, ये घुमा फिरा के सेम ही आएगा, वेरीफाई करो कि ये घुमा फिरा के वापस वही फॉर्मेट में भी आ जाएगा जैसा हम पहले जानते थे। क्या करना पड़ेगा आपको, वी बार की वैल्यू पुट कीजिए जो हम जानते थे, वी बार की वैल्यू हम जानते थे u प्लस एटी, वी की वैल्यू u प्लस एटी जानते थे, यस और नो। v की वैल्यू u प्लस एटी अगर मैं पुट कर दूं यहाँ पे, v बार की वैल्यू u प्लस एटी अगर मैं पुट कर दूं, तो घुमा फिरा के वही फॉर्मूला आएगा, देखिए 2u/2, तो ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यही बन रहा है। तो ये भी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ही कहलाएंगे इसको भी। अनदर वर्जन, अगर अलग वर्जन में लिखा है बस दैट्स इट, अलग वर्जन में लिखा है सेम थिंग। पीछे अटके हुए कुछ लोग लिख लीजिए भाई पीछे का, ठीक है। और एक वर्जन में लाके दूंगा आपको एस बार का, तीनों वर्जन्स के कुछ ना कुछ हमें फायदे हैं, बेनिफिट्स है, तीनों वर्जन के हमें बेनिफिट्स है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का ही और एक वर्जन हम फाइंड करेंगे, एज अ क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, एज अ क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ये राइट। चलो क्या है क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन है फाइंड अ फॉर्मूला, फाइंड अ फॉर्मूला फॉर एस बार, find a formula for s bar having no u bar term, नो u bar term, ऐसा फॉर्मूला s का फाइंड करो जिसमें u की टर्म ही नहीं है, नो u bar term,
जिसमें यू की टर्म ही नहीं है, ऐसा एस बार का फॉर्मूला आपको फाइंड करना है। ये सब इसी के लिए चल रहा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ही चल रहा है। आप कोई भी वर्जन से शुरू कर सकते हो, पहला वर्जन या तो अभी का वर्जन, किसी भी वर्जन से स्टार्ट करके उसमें कुछ ऐसा एडजस्टमेंट करो ताकि उसमें यू बार की टर्म गायब हो जाए। नो यू बार टर्म, इस तरीके से। क्या आंसर आता है, चेक देखिए। देखिए सॉल्यूशन में बोर्ड पे भी करके दे रहा हूँ। प्रणव का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। यस। यप। प्रतीक एक टी मिस, हाँ ठीक है, ठीक है, यस करेक्ट है, अभिनव एंड प्रतीक ऑल्सो करेक्ट। देखो स्टार्ट कहाँ से किया मैंने, तो फर्स्ट इक्वेशन से स्टार्ट करूंगा, जो हम फर्स्ट इक्वेशन आई मीन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का पहला वर्जन जो हम याद करते हैं, उस वो फेमस वर्जन जो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर, वहीं से शुरू कर सकते हैं। अब यू की टर्म गायब करनी है हमें, नो यू बार टर्म चाहिए, यू बार गायब करना है। तो देखो पहले इक्वेशन का फायदा उठाएंगे, पहले इक्वेशन पर से क्या यू बार का कोई फॉर्मूला निकाल सकते हैं? पहले इक्वेशन पर से यू बार का कोई फॉर्मूला निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? यू बार को क्या लिख सकते हैं? v माइनस ए टी, है ना, v बार माइनस ए बार इंटू टी, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये कहां से आया? यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस स्टेप इज डन यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का जो फर्स्ट इक्वेशन होता है उसको यूज किया हमने, बस अब थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना है आपको। ठीक है, ब्रैकेट खोल दीजिए, तो v बार इंटू टी एक टर्म आ गई, माइनस ए बार टी स्क्वायर प्लस हाफ ए बार टी स्क्वायर। तो ये आखिरी की दो टर्म सिमिलर ही है, ए बार टी स्क्वायर ए बार टी स्क्वायर, एक बार प्लस हाफ है एक बार माइनस वन है, तो माइनस वन और प्लस हाफ करेंगे तो माइनस हाफ आएगा। therefore what you are getting is, final answer is s bar is equal to v bar t minus half a bar t square। इसको भी हम करेंगे बॉक्स, इसको भी हम करेंगे बॉक्स। दिस इज अनदर वर्जन ऑफ सेकेंड इक्वेशन। बहुत सारे वर्जन हो गए इसके, एस बार के इसके लिए अलग अलग वर्जन है, इसमें से ये एक वर्जन। देखो आज बहुत सारे फॉर्मूले हो गए, ओके, आज बहुत सारे फॉर्मूले हो गए, यूनिफॉर्मूले, बहुत सारे चीजों को बॉक्स किया है, ये सभी याद करना है, एक साथ उन्हें समराइज करते हैं, और सबको कब कब कैसे कैसे यूज करना है वो भी मैं बताऊंगा आपको।
चलो ध्यान से देखिए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब जहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट है वहां पे हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, सिंबल्स, वो देख लीजिए स्टूडेंट्स। ऑल ऑफ अस हैव अ टर्म ऑफ टाइम, है ना, टाइम से हम खेल खेलते हैं, कितने टाइम पे क्या हो रहा है। देन वी हैव इनिशियल वेलोसिटी, एक मिनट, वी हैव डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो, टाइम के बाद वी हैव डिस्प्लेसमेंट फर्स्टली, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। देन वी हैव इनिशियल वेलोसिटी, देन वी हैव फाइनल वेलोसिटी, देन वी हैव एक्सेलरेशन। Okay. These are the five variables we can say. Five variables या तो लेट से फाइव टर्म्स। हमारे पास पांच टर्म्स है वैसे तो, फाइव सिंबल्स रादर, फाइव सिंबल्स वी हैव, फाइव टर्म्स वी हैव, बराबर। अब पांचों में से एक एक कोई तो भी हटा दीजिए एट अ टाइम, तो चार चार का ग्रुप बनेगा। कोई भी एक हटाएंगे तो चार का ग्रुप बनेगा। उन चारों का रिलेशन बनाने वाला एक इक्वेशन ऑफ मोशन बनता है, जैसे कि I'll explain what I mean to say. There are equations of motion. There is a first equation. There is a first equation. There is a second equation in various forms. In the various forms. And then there is a third equation. ठीक है? तो first equation, second equation in various forms एंड थर्ड इक्वेशन पे फोकस कीजिए, एकदम ध्यान से देखिए। फर्स्ट इक्वेशन जो था वो था v बार इज इक्वल टू u बार प्लस a बार इंटू टी। इसमें कौन सी टर्म नहीं है पांचों में से? कौन सी टर्म नहीं है? नो एस बार टर्म। ठीक है, नो एस बार टर्म, इसमें डिस्प्लेसमेंट की टर्म ही नहीं है, बाकी चारों टर्म का रिलेशन है। आ रही बात समझ में? एस बार नहीं है, बाकी चारों का रिलेशन। Second equation of motion में firstly we had s bar is equal to ut plus half at square, ut plus half at square। इसमें कौन सी टर्म नहीं है? इसमें कौन सी टर्म नहीं है? v बार की टर्म नहीं है, बाकी चारों का संबंध है। v बार छोड़ के बाकी चारों का संबंध है पांच में से, करेक्ट। इसी का एक और वर्जन आज हमने पढ़ा, दैट इज u बार प्लस v बार बाय टू इंटू टी, जिसी को मैं वी बार एवरेज इंटू टी ऐसा भी लिख सकता हूं। ठीक है, ये वी बार एवरेज जो ब्रैकेट में टर्म है वही वी बार एवरेज है। okay? चलो, इस टोटल फॉर्मूला में कौन सी टर्म नहीं है पांचों में से? कौन सी टर्म नहीं है पांचों में से? एक्सेलरेशन की टर्म नहीं है। यस, इस फॉर्मूला में एक्सेलरेशन की टर्म नहीं है। एस बार का ही फॉर्मूला है लेकिन इसमें एक्सेलरेशन की टर्म नहीं है। एंड उसका जो थर्ड वर्जन अभी अभी हमने पढ़ा, इट वॉज वी बार टी माइनस हाफ ए बार टी स्क्वायर। इसमें कौन सी टर्म नहीं है? इसमें यू बार की टर्म नहीं है, इसमें यू बार की टर्म नहीं। एंड लास्टली थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v डॉट v इज इक्वल टू u डॉट u प्लस ट्वाइस a डॉट s। इसमें कौन सी टर्म नहीं है? इसमें कौन सी टर्म नहीं है? टाइम की टर्म नहीं है, टाइम नहीं है, नो टाइम टर्म, टाइम की टर्म टी बार नहीं होता बेटा। ऐसा फनी स्टेटमेंट मत लिखो, टाइम कभी वेक्टर नहीं है, टी टर्म नहीं है इसमें, ठीक है। टाइम की टर्म नहीं है इस फॉर्मूला में, टाइम की टर्म नहीं है, ठीक है। तो अब आपको इतना वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं इस पे कि बस, बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आपको इस समरी से पता चलेगा कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। सवाल में अलग अलग इंफॉर्मेशन दी जाती है, पांच जो टर्म्स है, पांच में से कोई भी चार टर्म का संबंध दिया होगा, एक टर्म का मेंशन ही नहीं किया होगा। तो कौन सी टर्म मेंशन ही नहीं है, उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला वहां पे आसानी से यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर बच्चों? ये है टोटल समरी ऑफ द यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन टिल नाउ। ये आपको अच्छे से समझा हुआ होना चाहिए, लिख लीजिए अब, एक बार नहीं बार बार भी ये चीज लिखी गई आपसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। केयरफुली अच्छे से इसको नोट करके दिमाग में इतना फिट कर लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस में होमवर्क में आपको ये पांचों फॉर्मूले यूज करनी पड़ेगी।
है तो तीन ही, लेकिन उसमें के बीच में वाले के भी तीन वर्जन है, तो टोटल वैसे पांच फॉर्मूले काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं। गौरव, गौरव को कंफ्यूजन है अभी तक कि टाइम स्केलर है कि वेक्टर है। जवाब तो बोर्ड में लिखा हुआ है भाई। ये वेक्टर के मेरे क्लास का पहले दूसरे दिन का होमवर्क, पहले दिन का होमवर्क में था कि क्यों टाइम स्केलर है, ये फाइंड करना है। डिस्पाइट टाइम को डायरेक्शन होती है, टाइम फ्लो होता है, फिर भी वो स्केलर है, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। जवाब आपको याद होगा कुछ लोगों को, वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। जब उसकी अलग अलग डायरेक्शन ही नहीं है तो उसको वेक्टर करके ट्रीट करके कोई मतलब नहीं है, इसलिए टाइम को स्केलर ही लिया जाता है। टाइम is treated as a scalar quantity because it has only single direction. मैं ना बस समझने के लिए इन इक्वेशंस को कुछ नंबर दे दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, ओके? ऐसे नंबर भी दे रहा हूँ, नाम नंबर कुछ इनको दे देते हैं, और आपको इस पे मैं सवाल पूछूंगा। क्विक क्विक इजी क्वेश्चंस आई आस्क फर्स्ट। देखो, इसको वन बोल देंगे, इस इक्वेशन को टू ए बोलेंगे, इस इक्वेशन को टू बी बोलेंगे, सेकेंड वाला जो है, और इसको टू सी बोलेंगे जो तीसरा वर्जन है डिस्प्लेसमेंट वाला, और इसको तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। थर्ड को थ्री, सेकेंड को टू ए टू बी टू सी, और फर्स्ट को वन, ऐसा हम बोलेंगे। ये इसी सीक्वेंस में इसी नंबर के साथ वन टू ए टू बी टू सी और थ्री, ऐसे आप याद कर सकते। सबको याद हो गए पांचों फॉर्मूले? इजी, राइट हियर एवरीबडी इज रिमेम्बरिंग देम। चलो, अब इस पे अनगिनत क्वेश्चन बनते, अनगिनत जो क्वेश्चंस रहेंगे। अगर क्या गिवन रहा और क्या फाइंड करना रहा, इसको मैं आपको दे दूं, तो विच इक्वेशन विल यू यूज, विच इक्वेशन टू यूज, विच इक्वेशन टू यूज, ऐसा एक मैं ना टेबल ही बना दे रहा हूं। ऐसे बहुत सारे सवाल करेंगे हम इस पे, ठीक है? बहुत सारे सवाल करेंगे। देखो, मान लो अगर आपको गिवन है, देखना ध्यान से, यू बार गिवन है, वी बार गिवन है, आपको टाइम गिवन है, ठीक है, और आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने का बोला, तो बताओ भैया कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? विच इक्वेशन है ना, नंबर बताओ, बस इक्वेशन का नंबर बताना है आपको। वेरी गुड, टू बी यूज करेंगे, ठीक है, टू बी यूज करेंगे। अगला सवाल देखिए, अगर u बार है, v बार गिवन है, टाइम गिवन है, लेकिन एक्सेलरेशन पूछा हुआ है, लेकिन एक्सेलरेशन पूछा हुआ है, तो कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे, बहुत अच्छे, वेरी गुड, ठीक है। आगे देखिए,
यू बार गिवन है, वी बार गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है। बच्चा सॉल्व कर रहा है इसको यूजिंग टू बी इक्वेशन ऑफ मोशन। बच्चा इसको सॉल्व कर रहा है, बच्चा इसको टू बी इक्वेशन से सॉल्व कर रहा है। तो बताइए फाइंड करने को क्या पूछा गया होगा, क्या फाइंड करने को पूछा गया होगा, सोचिए क्या फाइंड करने को पूछा गया होगा। टाइम फाइंड करने को पूछा गया होगा। बहुत खूब, क्योंकि टू बी इक्वेशन में और क्या बचता है, टू बी इक्वेशन में और टाइम ही बचता है। करेक्ट। अच्छा इस बार देखो, u बार दिया है, v बार दिया है, डिस्प्लेसमेंट भी दिया हुआ है, लेकिन बच्चा सेकेंड इक्वेशन नहीं यूज कर रहा है, बच्चा थर्ड इक्वेशन यूज कर रहा है। सोचो उसको क्या फाइंड करने को पूछा गया होगा, क्या फाइंड करने को पूछा होगा। ए बार पूछा होगा, एक्सेलरेशन पूछा होगा। करेक्ट। चलो वेरी गुड। अब v बार दिया है, एक्सेलरेशन दिया है और टाइम दिया है। v बार दिया है, एक्सेलरेशन दिया है और टाइम दिया हुआ है। अगले दोनों सवाल में v बार दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, टाइम दिया है। कौन से इक्वेशन यूज करोगे टू फाइंड रिस्पेक्टिवली, अगर मैं पूछूं u बार एंड s बार। दो आंसर्स कॉमा करके मुझे बताइए, दो आंसर्स कौन से इक्वेशन यूज करेंगे, कॉमा करके बताइए रिस्पेक्टिवली। वेरी गुड, परफेक्ट। फर्स्ट इक्वेशन एंड टू सी इक्वेशन यूज करेंगे। करेक्ट। सबको बात समझ में आ रही है। करेक्ट। अच्छा टू ए का तो इस्तेमाल ही नहीं किया अभी तक, हमने टू ए का इस्तेमाल ही नहीं किया। चलो अगले इसके लिए मैं क्या करता हूँ, बच्चा टू ए इक्वेशन का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, टू ए इक्वेशन का इस्तेमाल वो कर रहा है, किस चीज के लिए पता है, वो यूज कर रहा है टू फाइंड टाइम। टाइम। तो सोचिए उसको क्या क्या गिवन होगा, एस बार और दो चीजें क्या गिवन होगी ये आपको बताना है। एस बार के साथ उसको क्या दो चीजें गिवन होगी कि वो टाइम फाइंड करने के लिए टू ए इक्वेशन का यूज कर रहा है, दो चीजें क्या गिवन होगी। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। यू बार और ए बार, यू बार और ए बार गया, क्योंकि उस इक्वेशन में वही चीजें आती है, यू बार और ए बार आता है अलोंग विथ एस बार और टाइम। अच्छा बताइए ये टी फाइंड करने के लिए बच्चे को कौन सा टाइप का क्वाड्रेटिक, कौन से, सॉरी मैंने जवाब ही बता दिया सवाल पूछते पूछते, कौन से टाइप का ये मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। सेकेंड टू ए जो इक्वेशन है ये टाइम में कैसा इक्वेशन है, इट इज, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान से समझिए, टाइम में वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो बच्चे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। टाइम फाइंड करना है तो क्वाड्रेटिक, क्योंकि वो टू ए इक्वेशन में क्या है, एक टी स्क्वायर की टर्म आ रही है ना, टी की भी टर्म आ रही है, टी स्क्वायर की भी टर्म आ रही है, तो इट बिकम्स अ क्वाड्रेटिक। बेसिकली टू ए और टू सी दोनों क्वाड्रेटिक है, ध्यान दीजिएगा। टू ए और टू सी दोनों क्या है, टाइम में क्वाड्रेटिक है। तो अगर टाइम फाइंड करना है, अगर टाइम फाइंड करना है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। क्लियर बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाकी सब में आसान है, बाकी सब में लीनियर इक्वेशन जैसा ही है, कोई स्क्वायर की टर्म नहीं ज्यादा है, मैक्सिमली ओके। अदरवाइज वो जैसे सवाल सवाल पे डिपेंड करेगा था, तो मैथ्स तो आपको लीनियर इक्वेशन भी सॉल्व करना आता है, क्वाड्रेटिक भी आता है, तो इट शुड बी फेयरली इजी, क्लियर इनफ।
ठीक है, क्लियर है। अच्छा, एक वेरी इंपॉर्टेंट नोट पे आइए, एक बहुत इंपॉर्टेंट अब नोट लिखिए। in 1D motion, in 1D motion, if motion is along x-axis, लिखिए मेरे साथ साथ लिखिए, if motion is along x-axis, all vectors, all vectors, कौन कौन वेक्टर्स है, u बार, v बार, s बार, a बार, all vectors, ये चारों लोग will have आई कैप टर्म, आई कैप टर्म, बराबर, क्योंकि एक्स एक्सिस में सब आई कैप में होगा, 2 आई कैप, 3 आई कैप, ऐसे सब चीजें होगी। ब्रैकेट में लिखिए टर्म्स ऑफ नो टर्म्स ऑफ जे कैप के कैप, नो टर्म्स ऑफ जे कैप एंड के कैप, सिर्फ आई कैप के टर्म्स में होगा, नो टर्म्स ऑफ जे कैप एंड के कैप। अब सब कुछ आई कैप में ही है, तो हम क्या करते, देयरफॉर मेनी टाइम्स, लिखिए देयरफॉर मेनी टाइम्स, actually almost always, many times in 1D motion, in 1D motion, we don't use I cap at all, we don't use I cap at all। क्यों नहीं यूज करके, इट इज अंडरस्टूड, इट इज अंडरस्टूड कि आई कैप है करके वहां पे, इट इज अंडरस्टूड कि वहां पे आई कैप है, इट्स अंडरस्टूड कि वहां पे सभी टर्म में आई कैप ही आएगा, कोई जे के आने का सवाल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, वी डोंट यूज आई कैप एट ऑल, वी डोंट यूज आई कैप एट ऑल। बट, लिखिए बट, देन यू वी एस ए, rather u bar, v bar, s bar, a bar are written with plus or minus sign, are written with plus or minus sign, with plus or minus sign, are written with plus or minus sign। चलिए, ये जो मैं बताना चाह रहा हूँ इसका मैं एग्जाम्पल, आई जस्ट टेल यू एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी गिवन है बच्चों 3 आई कैप, 3 आई कैप इन द यूनिट मीटर पर सेकेंड, ये गिवन है। मान लो एक्सेलरेशन दिया है, समझ लेते हैं -2 आई कैप, -2 आई कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -2 आई कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम आपको दिया है 5 सेकेंड, टाइम आपको दिया है 5 सेकेंड, ये तीन चीजें गिवन है, और फाइंड करने को बोला है वी बार, फाइंड करने को बोला है वी बार।
फाइंड करने को बोला है v बार। क्या आपका आंसर आ रहा है? कौन सा इक्वेशन यूज करना पड़ेगा सोचिए और आंसर बताइए। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत लोगों के आंसर सही है, गौरव का छोड़ के। एक्चुअली बहुत लोगों का आंसर सही है और अलग अलग तरीके से यूनिट भी दीजिए कीजिए। शिंदे का गलत है आंसर, 7 आंसर नहीं चलेगा। आंसर विल बी -7। ठीक है, -7 परफेक्ट आंसर है। -7 आई कैप मीटर पर सेकेंड। सब कुछ साइन डायरेक्शन यूनिट सबके साथ परफेक्ट आंसर होगा। -7 आई कैप मीटर पर सेकेंड। कैसे निकाला? यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। करेक्ट, आपको समझ गया कि यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज करके आएगा। तो v बार इज इक्वल टू यू बार प्लस ए बार टी आपको यूज करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये नोट क्या बोल रही है कि सॉल्यूशन, बिकॉज एवरीथिंग इज इन आई कैप। देखो सब कुछ आई कैप में, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग ही है। देखो कोई टर्म जे कैप की दिख रही है क्या आपको? कुछ भी जे कैप में के कैप में कुछ है क्या? नहीं, सब कुछ आई कैप में है। मतलब 1D मोशन है, 2 डायमेंशन की, 3 डायमेंशन की मोशन ही नहीं है, सिंपली 1 डायमेंशन की मोशन है। अगर 1 डायमेंशन की ही मोशन है सिंपली, तो इसका मतलब क्या है? हमें आई कैप लिखने की जरूरत नहीं है। तो शॉर्ट सॉल्यूशन इसका क्या होगा? ये नोट क्या बता रही है हमें कि शॉर्ट सॉल्यूशन में क्या करना है आपको? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या तो v बार इज इक्वल टू यू बार प्लस ए बार टी में क्या करना है आपको? v बार को फाइंड करना है। तो u बार को इंस्टेड ऑफ राइटिंग 3 आई कैप, सिंपली 3 लिखो। ए को क्या लिखेंगे? -2। आई कैप लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ -2 लिखो। और टाइम तो स्केलर है, उसको 5 है, सिर्फ 5 लिख दो। ठीक है, तो ये करके आंसर क्या आ रहा है? 3 - 10। तो सीधा सीधा -7 आंसर है। तो -7 मीटर पर सेकेंड सिर्फ बोलना है। अब सब माइनस का क्या मतलब है भैया? माइनस का क्या मतलब है? माइनस का मतलब है कि निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। माइनस का मतलब है इट इज वेलोसिटी का डायरेक्शन है निगेटिव एक्स एक्सिस। ओके, मतलब ही इट इज -7 आई कैप। लेकिन हम आई कैप लिखेंगे नहीं बार बार, अगर सब कुछ एक्स एक्सिस के अलोंग ही है तो। आ रही बात समझ में? ये बात समझ आई? तो अब सॉल्यूशन लिखते समय भले वेक्टर है, लेकिन हम आई कैप जे कैप लिखते बैठेंगे नहीं। सिर्फ वो जो है प्लस माइनस साइन का ध्यान रखना है। एक्सेलरेशन हम -2 लिखेंगे, यहाँ पे एक्सेलरेशन को 2 लिख दोगे तो गलत जवाब आएगा। क्योंकि कुछ लोग का आया था 13 जवाब आ गया था, वो गलत आया। एक्सेलरेशन को 2 लिखना है। यहाँ पे क्या मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं क्या एक्सेलरेशन का? नहीं बेटा, मैग्नीट्यूड नहीं लिख रहा हूं। मैग्नीट्यूड तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन लिखना तो मैंने 2 लिखना चाहिए था। यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड नहीं लिख रहे, एक्सेलरेशन पूरा लिख रहे साइन के साथ ही, प्लस माइनस साइन के साथ ही लिख रहे। ओनली थिंग इज बार बार आई कैप लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ आई कैप में ही है। बस तो हम आई कैप अवॉइड कर रहे हैं, हम लेजी बन के आई कैप लिखने की मेहनत बचा रहे हैं, दैट्स इट। और हर बुक में यही किया होता है। ठीक है, ये आपको हर बुक में 1D मोशन में ऐसा ही किया हुआ है। सो वी आर सिंपली ड्रॉपिंग दैट आई कैप टर्म while using the equation. That is the only laziness we are doing. तो if you are doing any laziness, then you have to be little careful. तो यहाँ पे केयर क्या लेनी है आपको कि साइन का ध्यान रखना है। ठीक है, प्लस या माइनस साइन जो भी है वो यहाँ पे ध्यान रखना। यस, इस सवाल में क्या है? रिटार्डेशन। इस सवाल में एक्सेलरेशन निगेटिव था, तो इस सवाल में रिटार्डेशन है। फाइनल वेलोसिटी भी निगेटिव आ रही है, देखो ना। तो ये कोई भी चीज पॉजिटिव निगेटिव आ सकती है, टाइम छोड़ के। टाइम कभी निगेटिव नहीं आ सकता, ये हमें पता है। टाइम कभी भी पॉजिटिव होता है। तो टाइम छोड़ के कोई भी चीज यहाँ पे निगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है, जीरो भी आ सकती है। क्लियर बात है? ठीक है, अच्छा ऐसे ही अगर ये पूरी चीज को मैं कॉपी पेस्ट करूं, येलो कलर में जो लिखा है, ओके, ये पूरी चीज को मैं कॉपी पेस्ट करूं, आपको समझ आ जाए। अगर पूरी मोशन अगर वाई एक्सिस के अलोंग हो रही है, हो सकता है। वापस वापस से आपको लिखने की जरूरत नहीं है, समझ लोगे तो काफी है। मैं आपको लिख के दे रहा हूं। अगर ये पूरी की पूरी चीज वाई एक्सिस के अलोंग होती है ना, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में होती थी, पूरी चीज अगर वाई एक्सिस के अलोंग होती थी,
है ना। मैं एक्स एक्सिस के बदले अब बोल रहा हूँ कि मान लो सब कुछ वाई एक्सिस के, तो हर वेक्टर में कौन सी टर्म होती थी, हर वेक्टर में जे कैप की टर्म होती थी, तो कोई आई कैप की टर्म नहीं होती थी और के कैप की टर्म भी नहीं होती थी। तो वापस हम क्या करते थे, जे कैप को यूज ही नहीं करते थे, जे कैप अंडरस्टूड है ऐसा मान लेते थे। आ रही बात समझ में, जे कैप अंडरस्टूड है ऐसा मान लेते थे। ठीक है, जे कैप अंडरस्टूड मान लेते तो जे कैप को ड्रॉप कर देते थे, जे कैप की टर्म को ड्रॉप कर देते थे। सब कुछ जे कैप में ही है इसलिए जे कैप की टर्म को ड्रॉप कर देते, लेकिन प्लस साइन माइनस साइन का ख्याल अच्छे से रखेंगे। ठीक है, चलो। ये स्लाइड बहुत लोगों की लिखनी बाकी है, ये भाई कॉपी कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में देख लीजिए। वो अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ क्वेश्चन दिए थे मैंने, एग्जाम में आपको वैसा कोई नहीं पूछने वाला, बट इट इज यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग कि कैसे क्वेश्चन में क्या इक्वेशन आपको यूज करना है। हम्म, तो यहाँ के आंसर में आपको समझ रहा है ना स्टूडेंट्स, ये -7 मीटर पर सेकेंड, 7 मीटर पर सेकेंड क्या दिखा रहा है, 7 मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दिखा रहा है, और ये जो माइनस साइन है ये डायरेक्शन दिखा रही है, माइनस साइन ये डायरेक्शन। जनरली हम डायरेक्शन दिखाने के लिए यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं, बट बिकॉज यहाँ हमने लेजीनेस करके यूनिट वेक्टर ड्रॉप कर दिया, तो सिर्फ माइनस साइन से या प्लस साइन से हमें डायरेक्शन पता चलेगी। ठीक है, ये प्लस और माइनस साइन जो है ये जरूरी है, इट इट टेल्स अस डायरेक्शन, इट टेल्स अस अबाउट, इट टेल्स अस डायरेक्शन। जिस भी चीज का, यू बार का हो, वी बार का हो, डिस्प्लेसमेंट का हो, एक्सेलरेशन का हो, वो हमें डायरेक्शन दिखाता है। इसके पीछे की स्लाइड में नहीं दिखाने वाला, बार बार पूछो भी मत। स्लाइड आपके नोट्स में नहीं भी रहेगी तो चलेगी, किसी को लिखना है तो बाद में देख लीजिए। क्या इंपॉर्टेंट है, किस पे टाइम देना है क्लास में, वो टीचर को पता रहता है, उस हिसाब से आप क्लास में बिहेवियर फॉलो कीजिए। अभी ये लिखना ज़रूरी है, इसके लिए मैं टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, ये इजी इजी क्वेश्चन है। ऐसे आपने 9th स्टैंडर्ड में भी किया था, v=u+80। जस्ट आप लोग यूनिट का कई बार ख्याल नहीं रखते हो, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, हर बार देखो फाइनल चीज़ लिखते समय यूनिट लिखना है केयरफुली, और प्लस माइनस साइन का ध्यान रखना है। आई कैप जे कैप छोड़ने की परमिशन है अगर सब कुछ 1D में है, तो एक ही डायरेक्शन में है तो। साक्षी पूछे सर वाई एक्सिस को पॉजिटिव साइन देंगे ना, हर एक्सिस बेटा दोनों डायरेक्शन में होता है। हर एक्सिस, एक्सिस एक लाइन होती है, तो हर एक्सिस को दोनों डायरेक्शन होती है। एक्स एक्सिस को भी पॉजिटिव डायरेक्शन होती है राइट में, निगेटिव होती है लेफ्ट में, तो वैसे वाई एक्सिस को भी पॉजिटिव निगेटिव तो दोनों डायरेक्शन होगी। अगर अपवर्ड को पॉजिटिव माना तो डाउनवर्ड वाई एक्सिस निगेटिव हो जाएगा, तो दोनों होता। ठीक है, हर लाइन को दोनों डायरेक्शन होती है, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। तो कोई क्वांटिटी पॉजिटिव में होगी, कोई क्वांटिटी निगेटिव में हो सकती है, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कौन सी चीज पॉजिटिव में है, कौन सी चीज निगेटिव में है, ये सब चीजें गिवन रहेगी। ठीक है, अच्छा, एक और इक्वेशन आज हमें करना है, फिर मैं क्वेश्चंस के लिए आखिरी के 20 मिनट हम रिजर्व रखेंगे। कल का होमवर्क डिस्कशन करने के लिए हम आखिरी के 20 मिनट रिजर्व रखेंगे। कल के ही होमवर्क में आपने कुछ क्वेश्चन ऐसे देखे, जैसे फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकेंड वाला एक क्वेश्चन था, इसने पूछा भी था, तो मैंने उसका एक्सप्लेनेशन ग्रुप पे दिया था कि डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकेंड का मतलब क्या है।
तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, nth सेकेंड का मतलब क्या होगा? आप समझ रहे हो? पहला सेकंड मतलब क्या होता है? पहला सेकंड मतलब 0 सेकंड से 1 सेकंड तक, दूसरा सेकंड मतलब पहले सेकंड से दूसरे, चौथा सेकंड मतलब तीसरे से चौथे, 10वां सेकंड मतलब 9 से 10 के बीच में। तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का मुझे फॉर्मूला फाइंड करना है, तो पहले मुझे मीनिंग समझना है। इन nth सेकंड का मीनिंग क्या है? इन nth सेकंड का मीनिंग क्या है? इन nth सेकंड का मीनिंग है फ्रॉम टाइम is equal to n minus 1 second to time is equal to n second। ये बात समझ आ रही है ना? यस, कुछ लोगों ने लिखा भी n minus 1 सेकेंड से लेके n सेकेंड तक की डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करनी है। ओके, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? देखिए ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट हमें लिखनी है। डिस्प्लेसमेंट मुझे लिखनी है, पहले मैं लिख ले तो फिर आप कॉपी करेंगे। मुझे डिस्प्लेसमेंट लिखनी है दो अलग अलग टाइम पर की, और उसे मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे टोटल n सेकेंड तक की डिस्प्लेसमेंट चाहिए क्या? नहीं, मुझे सिर्फ nth सेकेंड की डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो मुझे टोटल n सेकेंड की डिस्प्लेसमेंट में से सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकेंड्स। ये बात समझ आ रही है? डिस्प्लेसमेंट टोटल n सेकेंड्स की है ये जो पहली है, दिस इज टोटल अप टू n सेकेंड्स, है ना? टोटल मतलब 0 to n सेकेंड्स की है। t इक्वल टू n पुट करेंगे तो टोटल कहां से आएगा? इनिशियल से आएगा। फ्रॉम टोटल डिस्प्लेसमेंट मिलेगी, इससे हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट मिलेगी फ्रॉम 0 to n सेकेंड्स तक, और उसमें से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to n-1 सेकेंड, 0 to n-1 सेकेंड्स की डिस्प्लेसमेंट में सब्ट्रैक्ट करूंगा, तब मुझे nth सेकेंड की डिस्प्लेसमेंट मिलेगी। ये बात समझी क्या बच्चों? देखो रेड कलर में क्या लिखा है, आर यू गेटिंग दिस? पूरा 0 से n की डिस्प्लेसमेंट में से पूरा 0 से n-1 की डिस्प्लेसमेंट हटाएंगे तो nth सेकेंड की डिस्प्लेसमेंट मिलेगी। ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? ये कौन, अब बस हमें फॉर्मूला बनाना है। सिंपल, अगर कॉन्सेप्ट समझ गया तो अब बस हमें फॉर्मूला बनाना है। क्या क्या है? दो चीजों की सब्ट्रैक्शन। कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे स्टूडेंट्स? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। एस एस किससे मिलता है? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। उसमें भी स्पेसिफिकली टू ए वाला इक्वेशन में यूज करूंगा, 2a वाला इक्वेशन में यूज करूंगा। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो भैया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में टाइम की वैल्यू n पुट करनी है, तो क्या बनेगा? यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं मैं अच्छे से। ये हो गई पहली टर्म। इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे उसी फॉर्मूला में टाइम को n-1 पुट करके। तो यू n-1 प्लस हाफ ए n-1 स्क्वायर। ये समझ आ रहा है आपको? देखिए, एक बार n पुट किया, एक बार n-1 पुट किया, और सब्ट्रैक्ट करना है। इसको केयरफुली हमें सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे केयरफुली सॉल्व करेंगे? देखिए, ये टर्म यू बार में से मैं यू बार कॉमन ले लेता हूं, और दूसरे में हाफ ए बार मैं कॉमन ले लूंगा। तो जब मैं यू बार कॉमन ले रहा हूं और जब मैं हाफ ए बार कॉमन ले रहा हूं, तो क्या क्या बचता है आपको केयरफुली देखना पड़ेगा। जब मैं यू बार कॉमन ले रहा हूं तो n-(n-1) ये होगा, और जब मैं हाफ ए बार कॉमन ले रहा हूं तो क्या बच रहा है? n² माइनस ऑफ n-1 होल स्क्वायर, ऐसा बच रहा है। तो आगे केयरफुली सॉल्व कीजिए। पहले देखो, ब्रैकेट में से n n कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस 1, तो टर्म क्या बनी? टर्म बनी सिर्फ u बार की टर्म बनी। ठीक है, इस टर्म में सिर्फ u बार बचा है। और सेकेंड टर्म में क्या बचेगा? सेकेंड टर्म में आपको होल स्क्वायर का एक्सपेंशन करना पड़ेगा। होल स्क्वायर को ध्यान से एक्सपांड करना पड़ेगा। तो n स्क्वायर है,
n माइनस वन का होल स्क्वायर को एक्सपेंशन क्या आता है, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 ऐसा आएगा। तो अब इसमें n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आपको प्यारा सा सिंपल सा फॉर्मूला मिल रहा है ऐसा कुछ तो भी, u बार प्लस a बार हाफ a बार इंटू ट्वाइस n माइनस 1, ऐसा फॉर्मूला बन रहा है। इसको कई बार डिनोट किया जाता है विद द नोटेशन एस एन बार, एस एन बार। ओके, इस फॉर्मूला को हम याद करेंगे, बॉक्स करेंगे। ठीक है, ये एस एन बार का मतलब क्या है, एस एन बार का मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। ओके, जो हेडिंग है इस पेज का, जो हेडिंग है वही उसका मीनिंग है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का ये फॉर्मूला बन रहा है, लिख लीजिए। ओहो, डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है, ये बहुत स्मार्ट सवाल पूछा है आपने। डिस्टेंस फाइंड करने का कोई फॉर्मूला नहीं है, स्मार्ट सवाल है। डिस्टेंस फाइंड करने का कोई फॉर्मूला नहीं है नेट सेकेंड। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करके डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। करेंगे, क्वेश्चन के थ्रू हम पढ़ेंगे। परसों के टफ होमवर्क में वैसा एक सवाल था, आई विल एक्सप्लेन कि उसको कैसे फाइंड करेंगे। सेकेंड टर्म में यू बार के बाद क्या लिखा है, क्या दिख रहा है तुझे, वही लिखा है ब्रैकेट में भाई। क्या दिख रहा है तुझे बेटा, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा क्लियर कुछ लिख सकते हैं कोई। इससे ज्यादा तो छाप के देना पड़ेगा आपको प्रिंटेड, तब दिखेगा। n माइनस वन, n माइनस वन वाला सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, n में से n माइनस वन वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे तो nth सेकेंड का हमें मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन है सर, ये प्रूफ जरूरी होता है क्या? बिकॉज ये महाराष्ट्र बोर्ड के 11th के सिलेबस में है, तो आपको इसका प्रूफ तो 11th के बोर्ड एग्जाम से पूछ, 11th के एग्जाम से पूछ सकते। 12th के एग्जाम में तो, बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेंगे क्योंकि 12th का ये चैप्टर नहीं है। तो जो प्रूफ जो है ये बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ऑब्वियसली जेई नीट में ऑब्जेक्टिव में कहाँ प्रूफ का कोई काम आएगा, लेकिन ये प्रूफ समझने का काम आ सकता है। जेडब्ल्यू में भी और नीट में भी ये प्रूफ समझने का काम आ सकता है, क्योंकि प्रूफ नहीं समझा हुआ रहेगा तो कोई कोई टफ सवाल आपको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। कोई कोई टफ सवाल ये प्रूफ के बेसिस पे आपको आइडिया मिलती है कि सवाल कैसे सॉल्व करना है। तो प्रूफ डायरेक्टली रटना जेई नीट के लिए जरूरी नहीं है, बट समझना जरूरी रहता है। दैट्स वाई हम क्लास में मैक्सिमम समझने पे फोकस करते हैं, लिखने से भी ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग पे फोकस चाहिए। चीज़ समझी हुई रही, प्रूफ कैसे आया है ये समझा हुआ रहा, तो आपको टफ टफ सवाल सॉल्व करते हैं। इजी इजी सवाल बिना प्रूफ समझे भी आ सकते हैं, लेकिन जब टफ सवाल आएंगे तब आपको टोटल थरोली कॉन्सेप्ट प्रूफ सब कुछ समझा हुआ रहेगा, उसी स्टूडेंट को टफ सवाल सॉल्व करते आते हैं। ये डिसाइड करता है कि किसको नीट में 100 मार्क्स है फिजिक्स में, किसको 150 के ऊपर है, किसको जेई में 50 है और किसको 70-80 के ऊपर है।
ये डिसाइड करने वाली जो चीज रहती है, ये बारीक बारीक चीजें, प्रूफ, ये सब रहता है। बेसिक मार्क्स लाने हैं, सिंपल एवरेज मार्क्स लाने हैं, तो आप ये प्रूफ भूल भी गए तो चलेगा। लेकिन जिसको मैक्सिमम मार्क्स लाने हैं उसने हर प्रूफ अच्छे से समझा हुआ होना है। बेटा माइनस माइनस प्लस होगा, फोर्थ स्टैंडर्ड फिफ्थ स्टैंडर्ड के कॉन्सेप्ट के हिसाब से ब्रैकेट में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होता है। यस, नेक्स्ट टेस्ट में जो चीज सैटरडे तक पढ़ाई जाएगी वो रेक्टिलिनियर मोशन चैप्टर ही अपना फिनिश होगा सैटरडे तक। उस उसकी ही प्रैक्टिस होगी। एक्चुअली वेनस थर्सडे को ही चैप्टर खत्म होगा, लेकिन सैटरडे फ्राइडे सैटरडे उसकी प्रैक्टिस चलेगी। तो ये रेक्टिलिनियर मोशन मतलब ये जो 1D मोशन जो है काइनेमेटिक्स का जो चैप्टर चल रहा है उसमें ऑब्वियसली रिलेटिव वेलोसिटी नहीं आएगा। रिलेटिव वेलोसिटी हम अलग चैप्टर करके लेते हैं, वो 5 जुलाई को स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, करीब एक्सपेक्टेड है 5 जुलाई को टेस्ट के बाद स्टार्ट होगा रिलेटिव मोशन चैप्टर। तो रिलेटिव मोशन कुछ बुकलेट्स में कंबाइंड दिया हुआ है, मेडिकल बुकलेट में इसी चैप्टर में रिलेटिव मोशन भी कंबाइंड है, लेकिन हम उसको सेपरेट चैप्टर ट्रीट करते हैं। तो रिलेटिव मोशन नहीं आएगा। रिलेटिव मोशन छोड़ के जितना भी काइनेमेटिक्स रेक्टिलिनियर मोशन 1D का है वो पूरा आपके चैप्टर में सिलेबस में रहेगा। 60 to 70% वेटेज करीब इसी चैप्टर का रहेगा, बाकी 30% करीब पिछले चैप्टर्स का आएगा, पिछले सभी चैप्टर्स का जो पिछले टेस्ट के सिलेबस में थे वो सब, वेक्टर्स, यूनिट्स, डायमेंशंस और बेसिक मैथ्स, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, ये सब मिला के 30 से 40% मैक्सिमम आएगा। और 60 से 70% वेटेज जो रहेगा वो प्योरली रीसेंट चैप्टर को रहेगा। नहीं नहीं, एरर मेजरमेंट चैप्टर हुआ ही नहीं है ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट बैच में चैप्टर पढ़ाना हुआ है, सेकेंड बैच में वो नहीं हुआ है चैप्टर कंप्लीट, तो उसकी वजह से वो हुआ नहीं है ऐसा मान के चलेंगे, तो वो मैं टेस्ट में नहीं दे रहा हूँ। दैट इज द रीजन। वो चैप्टर सेकेंड बैच वाले को वो पढ़ाया जाएगा, समझ लो कि सभी को वापस पढ़ाया जाएगा, तो भी कोई हर्ज नहीं है उसमें बोलने को। सिग्निफिकेंट डिजिट्स और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, इवन वर्नियर कैलिपर्स और ये सब स्पेरोमीटर जब प्रैक्टिकल वाला भी पढ़ाया जाएगा उसके साथ ही पूरा चैप्टर ले लेंगे उसको वापस। जिनका हो गया उनके लिए रिवाइज हो जाएगा, जिनका नहीं हुआ है उनका भी वो चैप्टर हो जाएगा। तो वो अभी नहीं हुआ है ऐसा मान के चलिए, हुआ है अपना यूनिट्स, यूनिट्स, डायमेंशंस, वेक्टर्स और बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स में जो भी ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम था और डेरिवेटिव इंटीग्रेशन था, ये सब डन वाले चैप्टर्स में काउंट होगा। ऐसा ठीक है, कल का होमवर्क लेंगे हम, कुछ ही मिनटों में शुरू करेंगे। अच्छा, उसके पहले 3 मिनट की एक थ्योरी लेनी है। जब मोशन अंडर ग्रेविटी होता है स्टूडेंट्स, प्लीज अंडरस्टैंड, अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी जब मोशन होता है, जब मोशन अंडर ग्रेविटी होता है, प्योरली मोशन अंडर ग्रेविटी होता है, ओके, उसमें भी नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ आपको ये सवाल पूछेंगे, नियर सरफेस ऑफ द अर्थ। नियर सरफेस ऑफ अर्थ क्यों? नियर सरफेस ऑफ अर्थ जी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी पता है सबको मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ज्यादा ही अप्रोक्स करना है उसको तो कई बार अच्छे कैलकुलेशन के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी उसको लिया जाता है। तो ये जी की वैल्यू नियर सरफेस ऑफ द अर्थ होती है, भले वो इक्वेटर हो, पोल हो, इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूएसए हो, यूके हो, अफ्रीका हो, कि एकदम आपका साउथ पोल के पास जाओ, अंटार्कटिका में चले जाओ, नॉर्थ में एकदम कहीं पे भी चले जाओ,
है ना, कहीं पे भी सरफेस ऑफ द अर्थ के पास चाहिए आप, तो जी की वैल्यू ये 9.8 के आसपास होती है, थोड़ा बहुत चेंज होती है डेसिमल में, 9.81 होगा, 9.83 होगा, 9.79 होगा, ऐसा कुछ, लेकिन वेरी क्लोज टू 9.8 होती है। लेकिन अगर अर्थ से आप बहुत दूर चले गए, ऊपर में आसमान में 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर आप अर्थ से ऊपर जा रहे हो, 2000 4000 किलोमीटर ऊपर जा रहे हो स्पेस के अंदर, तो जी की वैल्यू बहुत बदलती है। तो हम वो वाला सिचुएशन नहीं ले रहे, वी आर गोइंग टू स्टडी नियर सरफेस ऑफ द अर्थ, तो जी की वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है। तो अब बिकॉज ये वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू ले रहे हैं, ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या मान रहे हैं हम, कांस्टेंट ही ले रहे हैं। अब ये कांस्टेंट ले रहे हैं, देयरफॉर इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। जब एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट होती है तो इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो हम क्या कर सकते हैं, देयरफॉर वी कैन अप्लाई इक्वेशंस ऑफ मोशन। जो तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने स्टडी किए हुए हैं, वो तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन हम अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसका फेवरेट एंड इजी एग्जांपल रहता है स्टूडेंट्स, एक जमीन पर से कुछ ऊपर से आपने बॉल को ड्रॉप कर दिया, मान लो एक बॉल है या कोई ऑब्जेक्ट है, उसको ड्रॉप कर दिया, ठीक है, उसको ड्रॉप कर दिया, तो बॉल ऐसा नीचे जाएगा, तो बॉल जमीन तक नीचे जाने तक, दिस इज अलोंग विच एक्सिस, वी कैन से इट इज अलोंग वाई एक्सिस। वर्टिकल को हम जनरली वाई एक्सिस करके लेते हैं, तो सभी वेरिएबल अपने जे कैप में आ जाएंगे, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, सब कुछ जे कैप के टर्म्स में आ जाएगा। अगर मैं मान रहा हूं ये आई कैप इज एक्स एक्सिस और जे कैप इज ये वाला, बात समझ आ रही है? तो अगर इस क्वेश्चन में बॉल इज ड्रॉप्ड, अगर ऐसा आपको बोला है बॉल इज ड्रॉप्ड यहां से, ठीक है, ये पॉइंट को हम ओरिजिन मान लेंगे, ये पॉइंट को हम क्या मान लेंगे, ओरिजिन मान लेंगे, ये पॉइंट को हम ओरिजिन मान लेंगे जहां से बॉल को ड्रॉप किया हुआ है। आपको पूछा कि 2 सेकेंड के बाद, 2 सेकेंड के बाद बॉल की डिस्प्लेसमेंट क्या है और डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है और डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है। जी की वैल्यू 10 मानने को आपको बोला गया है, जी की वैल्यू आपको 10 मानने को बोला गया है। डिस्टेंस पूछा है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है और वेलोसिटी पूछी है आफ्टर 2 सेकेंड्स, आफ्टर 2 सेकेंड्स आपको ये सब चीजें पूछी हुई है। तो हाउ विल यू फाइंड डिस्प्लेसमेंट, बच्चों बताओ, सबसे पहला सवाल कैसे सॉल्व करेंगे? हाउ विल यू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, हाउ विल यू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? अच्छा, ड्रॉप का मतलब समझते हो, ड्रॉप का मतलब है यू जीरो है, ड्रॉप मतलब यू जीरो है, एकदम उसको छोड़ दिया तो इनिशियल की कोई स्पीड ही नहीं थी, मतलब u जीरो है ड्रॉप का मतलब। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करेंगे। हमने आपको ऑलरेडी वर्ड ऑफ कॉशन देके रखा है कि सब चीज साइन के साथ लें, तो u जीरो है यहाँ पे, हाफ ए की वैल्यू क्या लेंगे, ए की वैल्यू क्या लेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ होता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, ऑलवेज ऑलवेज जी की डायरेक्शन क्या होती है, टूवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ होती है, टूवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे क्या होगी, सेंटर ऑफ अर्थ कहाँ होगा, अपने नीचे होगा जमीन पे, तो ये डाउनवर्ड होगा, तो डाउनवर्ड यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस आएगा, जो कन्वेंशन क्वेश्चन में दिया है उस हिसाब से माइनस आएगा, तो ए की वैल्यू आपको -10 लेनी पड़ेगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू, जी की वैल्यू यहाँ -10 लेनी पड़ेगी साइन के साथ, हमने नोट लिखी है कुछ टाइम पहले, प्लस माइनस साइन का ध्यान रखना है, यहाँ पे जी डाउनवर्ड होता है तो एक्सेलरेशन आपको -10 लेना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट का जवाब क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट आपकी आ रही है -20 मीटर्स, डिस्प्लेसमेंट आपको आ रही है -20। माइनस का मतलब क्या है, माइनस का सिंपल मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कहाँ है, डाउनवर्ड, बॉल नीचे जा रहा है। That's it.
ठीक है, ये उसका मीनिंग है। डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस को कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो डिस्टेंस कितना आएगा आपका +20 मीटर, सीधा सीधा बॉल +20 मीटर, वेरी गुड। और वेलोसिटी के लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वापस u 0 है, a की वैल्यू -10 पुट करना है ना, वैसे तो -10 जे कैप पुट करना है, लेकिन हमने नोट में लिखा है कि बार बार सब कुछ जे कैप में है तो जे लिखेंगे नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम की वैल्यू 2 है, तो आंसर क्या आएगा -20 मीटर पर सेकेंड, आंसर आएगा -20 मीटर पर सेकेंड। 20 लिखने वालों को जवाब बिल्कुल गलत माना जाएगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं पूछा है, पूरी वेलोसिटी पूछी, तो वेलोसिटी आएगी -20 मीटर पर सेकेंड, जहां पे माइनस का मतलब है इट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन, वेलोसिटी इज ऑल्सो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, निगेटिव डायरेक्शन मतलब क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। बेटा मास स्केलर क्वांटिटी होती, तो स्केलर क्वांटिटी को कभी भी निगेटिव का कोई सवाल ही नहीं है, यहाँ पे तो वैसे इक्वेशंस में कहीं मास आता ही नहीं है, ठीक है, इन इक्वेशंस ऑफ मोशन में मास आता ही नहीं है, तो कहीं और भी आएगा एफ इज इक्वल टू एम ए वगैरह में, कहाँ पे भी, तो मास तो स्केलर क्वांटिटी है, तो मास को कोई निगेटिव साइन होने का सवाल नहीं है, मास कभी पॉजिटिव ही होगा, मास टाइम जो भी स्केलर चीजें है वो निगेटिव नहीं रहती कभी, ठीक है। साइन एक्सप्लेन करो, साइन है निगेटिव क्योंकि क्वेश्चन में दिया है जे कैप ऊपर है, दिख रहा है आपको क्वेश्चन में, ब्लू कलर के क्वेश्चन में जे कैप ऊपर की साइन किससे दिखाया है, ब्लू कलर के क्वेश्चन में ग्रीन कलर से आई कैप जे कैप दिया हुआ है आपको, तो अगर ऊपर आई कैप है तो नीचे की जो चीज है वो निगेटिव होगी, तो यहाँ पे हम नीचे जा रहे हैं ना, बॉल कहाँ जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड होता है, टूवर्ड्स सेंटर ऑफ होता है, तो एक्सेलरेशन की साइन आप निगेटिव लेंगे, और बाकी जो v जो है वो तो अपना फॉर्मूला लगा के बना है, फॉर्मूला लगा के निगेटिव आंसर आया, तो हमें आंसर पर से समझ आया कि v जो है वो निगेटिव रहेगा, पहले हमें पता नहीं कि v निगेटिव रहेगा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन हमने लगा दिया फॉर्मूला तो हमें पता चला कि आंसर निगेटिव आया, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन रहेगा, ठीक है। सो प्लीज एक्सप्लेन डिस्टेंस, तो यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का आंसर सेम आएगा, इसलिए हम डिस्टेंस आसानी से फाइंड कर सके, क्योंकि सीधा सीधा बॉल जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में बॉल जा रहा है ना, तो 2 सेकेंड के बाद बॉल यहां रहेगा, मान लो 20 मीटर कवर करेगा, तो ईशा क्या ये बात समझ आ रही है कि बॉल का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही है, बॉल कोई आड़ा टेढ़ा जा रहा है क्या, आगे पीछे जा रहा है क्या, सर्कुलर या कर्व पाथ फॉलो कर रहा है क्या, नहीं, सीधा जा रहा है, तो जब सीधा जा रहा है, जब सीधा जा रहा है, यहाँ पे कोई एयर रेजिस्टेंस, एयर हवा ववा है ऐसा कुछ नहीं है, हवा निग्लेक्ट है, तो स्ट्रेट मोशन ले रहे हैं, स्ट्रेट मोशन ले रहे हैं, यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस वगैरह सब निग्लेक्ट है, यहाँ पे सीधी मोशन है, तो इन दैट केस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, इसलिए आप डिस्टेंस फाइंड कर सके, इसलिए आप डिस्टेंस आसानी से फाइंड कर सके, अगर बॉल आगे पीछे जाता था तो फिर डिस्टेंस फाइंड करना आसान नहीं होता था, बट अभी डिस्टेंस फाइंड करना आसान है। ऑल क्लियर टू एवरीवन? चलो, अब कल के होमवर्क का हम इजी वाला पार्ट जरूर डिस्कस कर पाएंगे, टफ वाला पार्ट वापस से रह गया तो वो अगले हफ्ते पे जाता है, अगले हफ्ते वी विल डिस्कस दैट टफ पार्ट। इजी पार्ट में कल के कोई डाउट था क्या, मतलब एनी क्वेश्चंस, हाँ जरूरत पड़ी तो एक्स्ट्रा क्लास भी लेंगे, इजी वाले क्वेश्चंस पहले बताओ, कोई कोई अगर डाउट था तो आप उसको अपलोड कीजिए बेटा, समवन जस्ट अपलोड इट, अगर किसी को कोई डाउट है तो डाउट का जो नंबर आता है 1 2 3, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे ना, 1 2 3 उसमें रोमन नंबर से 9 9 क्वेश्चन थे, आई थिंक तीसरे में 9 क्वेश्चन थे, उसमें कोई डाउट है क्या किसी को? चलो थैंक यू, कल्पेश ने अपलोड कर दिया, इसमें किसी को कोई डाउट है? ये टफ वाला है बेटा, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं डिस्कस कर रहे हम अभी, इजी वाले में किसी को कोई डाउट? हाँ, ये इजी वाले में DPP 1 वाला जो था उसमें किसी को कोई डाउट है क्या, बताइए। 3 का 5th, ठीक है।
हाँ, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट एंड सेकंड, क्वेश्चन 2 का भी फर्स्ट एंड सेकंड डाउट है। चलो क्विकली देखते हैं। मेरे पास इमेज जो आई है थोड़ी सी लो क्वालिटी इमेज अपलोड हुई है, क्योंकि ये पूरा पेज इतना बड़ा है, इसलिए मैं आपको पढ़ के दिखा दूंगा अगर कोई तकलीफ है तो। 2 का जो फर्स्ट एंड सेकंड है उसमें क्या है, पार्टिकल स्टार्ट्स विद 10, एक्सेलरेशन इज 2। मार्क द करेक्ट ऑप्शन है। कल्पेश बेटा कल इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं क्या पढ़े, ये तो 9th स्टैंडर्ड पास वाले स्टूडेंट का क्वेश्चन है। वेलोसिटी एट टाइम 4 पूछा है, क्वेश्चन में दिया है स्टार्ट्स विथ वेलोसिटी 10, मतलब ये यू बार है, ये u की वैल्यू है, ये बात समझना है। ये एक्सेलरेशन है, मतलब ये a है, टाइम दिया हुआ है, तो वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं बेटा, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी से फाइंड करते हैं। यहाँ कोई प्लस माइनस साइन का ध्यान देना, u 10 दिया है तो कोई निगेटिव साइन का सवाल नहीं है, एक्सेलरेशन 2 दिया है और टाइम 4 दिया है, तो आंसर सीधा कैलकुलेशन करके 18 आ रहा है। अगर आंसर 18 नहीं दिया है तो उनका जवाब गलत है। डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड के लिए क्या यूज करेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर देंगे। फिर से एकदम बच्चों वाले कैलकुलेशन है यहाँ पे। u की वैल्यू 10, 10 इंटू दो, सॉरी 10 इंटू दो, टाइम 2 दिया इस बार, एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 है, ये सब वैल्यूज पुट कर दिया, तो आंसर क्या आ रहा है, 20 प्लस 4 24 आ रहा है, तो वो भी इजी है। 2 का थर्ड में क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन सेकेंड, इसका जो थर्ड सवाल था, अब ये आप कल कर सकते थे सब्ट्रैक्शन करके। डिस्प्लेसमेंट इन सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन सेकेंड, ये कल आपको करना था 2 सेकेंड की डिस्प्लेसमेंट माइनस 1 सेकेंड की डिस्प्लेसमेंट सब्ट्रैक्ट करके, या आज अपने पास एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, s इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए इंटू 2n-1। ठीक है, ये अपने पास फॉर्मूला है, तो बस उसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए। यहाँ u की वैल्यू 10 पुट करना है सीधा सीधा, a की वैल्यू 2 पुट करना है, और n क्या रहेगा, सेकेंड, मतलब n की वैल्यू भी 2 है, n की वैल्यू भी 2 है, तो 2 इंटू 2-1, तो ये हो गया इसका आसान तरीका ये सॉल्व करने का। तो 13 ये आंसर आ रहा है, 13 मीटर ऑप्शन होगा कहीं, तो वो उसका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में बच्चा, आज हमने जो फॉर्मूला सीखा उसका हेल्प करके ये आपको आसान हो जाएगा। ऑल क्लियर। चलो थर्ड में आप लोग पूछ रहे हो पांचवा सवाल और नौवा सवाल। पांचवा और नौवा सवाल वो दोनों डिस्टेंस के है ना, वो दोनों डिस्टेंस के सवाल है, वो अभी छोड़ दो स्टूडेंट्स, वो भी मैं अगले वीक में डाउट्स करके ले लूंगा। डिस्टेंस के सवाल डाउट्स करके, एक मैं बस आपको हिंट देता हूँ, थोड़ी सी एक हिंट देके रखता हूँ कि डिस्टेंस के सवाल के लिए आप क्या कर सकते हो। लेट मी जस्ट गिव यू अ हिंट, लेट मी जस्ट गिव यू अ हिंट। मान लो, जस्ट इमेजिन दिस कि पार्टिकल जो है यहां से यहां मान लो 12 मीटर आगे जा रहा है, 12 मीटर आगे जा रहा है, और रिवर्स मार के थोड़ा सा कुछ तो भी मान लो 5 मीटर, 5 मीटर पीछे आ गया वापस, रिवर्स मार के 5 मीटर पीछे आ गया यहां पे। ठीक है, तो इट स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए, वेंट टू पॉइंट बी, एंड फाइनल पॉइंट इज सी। सी पॉइंट ही उसका फाइनल डेस्टिनेशन है। तो क्या आप मुझे डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो कितना है, डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो कितना है, डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो कितना है, 7, +7 बोल सकता हो, पॉजिटिव साइड में, राइट साइड को पॉजिटिव साइड मानेंगे, तो यहाँ पे +7 ये डिस्प्लेसमेंट है। बट डिस्टेंस कैसे है, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस होगा 12 + 5 पूरा 17 होगा, 12 + 5 मतलब पूरा कितना होगा, 17 मीटर होगा। तो ऐसी क्या स्पेशलिटी है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का आंसर अलग आ रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ने पाथ रिवर्स कर दिया। ठीक है, ये जो बी पॉइंट था, बी पॉइंट पे पाथ रिवर्स कर दिया, ऑब्जेक्ट आगे जाते जाते रिवर्स चली गई। तो जब भी ऑब्जेक्ट रिवर्स करेगी
तो उस क्षण पे एट बी इट विल बी, एक क्षण के लिए रुक जाएगी कि नहीं, इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे आ जाएगी। आगे जाते जाते पीछे जाना है तो जादू थोड़ी है, एक सेकंड के लिए, कुछ क्षण के लिए, सेकंड नहीं, एट द फॉर अ मोमेंट इट विल स्टॉप। एक छोटा सा पॉज होगा, मान लीजिए एक इंस्टेंटेनियस पॉज होगा, और फिर ऑब्जेक्ट आगे जाते जाते रिवर्स आएगी। तो इंस्टेंटेनियस पॉज होता है मतलब क्या है, वेलोसिटी वहां जीरो होती है। ये आपको हिंट है वो डिस्टेंस वाले सवालों के लिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट जहां रिवर्स मारेगी वहां पे वो छोटी सी, छोटा सा पॉज लेगी वो, मतलब वहां पे वेलोसिटी जीरो होगी। तो आपको देखना है कहाँ वेलोसिटी जीरो हो रही है, मतलब कहाँ ऑब्जेक्ट रिवर्स मार रही है, और रिवर्स मार रही है तो वो पॉइंट तक का डिस्टेंस आपको अलग कैलकुलेट करना है, आगे डिस्टेंस अलग लेना है, पीछे डिस्टेंस अलग लेना है, फिर 12 5 ऐड करके 17 लेना है। तो डिस्टेंस फाइंड करना थोड़ा सा वहां पे टफ पार्ट हो जाता है। ये उसकी हिंट है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन भी मैं अगले हफ्ते लूंगा। चलो स्टूडेंट्स, हैप्पी वीकेंड, सी यू ऑन मंडे। यस। नहीं, आज कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं है स्टूडेंट्स, ओके। टुडे सैटरडे देयर इज नो एक्स्ट्रा क्लास। देयर मे बी एक्स्ट्रा क्लास ऑन मंडे और ट्यूसडे और वेनसडे, तो वो बताया जाएगा। Good morning, students.